नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, बैंक के इंस्टॉलमेंट का क्या प्रोसेस होता है। और इस तरह के सवाल को हम आज 2-3 तरह से आपको हल करना सिखाएंगे और इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो भी हम आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, ताकि इससे आने वाले सवाल में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कठिन से कठिन सवाल भी आसानी से हल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप सारे कंसेप्ट को क्लैरिटी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट, इंस्टॉलमेंट होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम इंस्टॉलमेंट का जिक्र करते हैं तो इंस्टॉलमेंट जो होता है उसमें हम दो चीज़ें समाहित करते हैं। सबसे पहला कि जब भी हम कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, या महीने के अंत में हो या फिर साल के अंत में हो, जैसा कि लोन का कंडीशन है, ठीक है, और जिसने उधारकर्ता ने जो कंडीशन रखा है आपको साल में देना है या फिर महीने में देना है, तो इंस्टॉलमेंट में दो बातें होती है। तो जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हम उसका लोन चुकाते हैं और कुछ न कुछ हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो कुछ न कुछ हम यहाँ पर लोन चुकाते हैं। हर इंस्टॉलमेंट में हमारा कुछ न कुछ लोन चुकेगा और कुछ न कुछ हम जो है इसमें ब्याज देंगे। ठीक है, तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमने 3310 रुपया माना है, ताकि कैलकुलेशन को हम आसान बनाएं और आपको पूरी तरह से कंसेप्ट को समझा पाएँ। ठीक है, तो हमने इस 3310 रुपया उधार लिया। मान लेते हैं कि हमने 3310 रुपया उधार लिया और हमारे पास जो है रेट का इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, हमने 3300 रुपया बैंक से उधार लिया और रेट है 10%। तो बैंक ने कहा कि आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है, वो कितने का इंस्टॉलमेंट है, वो बोला कि आपको 1331 का इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है दोस्तों, हम एक कंसेप्ट के लिए इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो 1331 का हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के भी बारे में हम बात करेंगे। तो 1331 का अगर हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वह कितने वर्षों तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि हमने लोन लिया 3310 का। ठीक है, और यहाँ पे हम एक साल के अंत में 1331 देंगे, दूसरे साल के अंत में 1331 देंगे और तीसरे साल के अंत में हम 1331 का भुगतान करेंगे। और हर साल जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। यहाँ भी लगेगा, अगले साल भी हमको 10% देना होगा, 1/10, और इसके अगले साल भी हमको 10% इंटरेस्ट देना होगा, 1/10। हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि 3310 रुपये को हमने एक साल के लिए यहाँ पे होल्ड करके रखा। यहाँ पर देखिए कि 3310 रुपया का एक साल का अमाउंट कितना बनेगा। तो आप कहेंगे कि 3310 पर हमको 10% ब्याज देंगे तो हमारा 331 रुपया ब्याज देना होगा। ठीक है, तो 3310 रुपया एक साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, इसमें हम 3310 331 ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारा 3 6 और 4 1 3641 रुपया हमारा यहाँ पर एक साल के अंत में पेंडिंग अमाउंट रहेगा। ठीक है, यानी कि 3310 रुपया एक साल में 3641 रुपया हो गया, ये हमारा पेंडिंग अमाउंट है, इतना हमको देना है। लेकिन हमने दिया कितना, हमने दिया 1331 रुपया। ठीक है, 1331 रुपये का हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया। ठीक है, तो इस 1331 को पे करने के बाद हमारे पास कितना अमाउंट बचा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 2310 रुपया हमारे पास अब पेंडिंग अमाउंट बचा है। यानी कि इस 2310 को हमको अब ख़त्म करना है। ठीक है, तो जब इस 2310 को हमको ख़त्म करना होगा, तो जब हम अगले साल के लिए जाएंगे तो फिर यहाँ पर हमको इस 2310 पे इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, 1/10, यानी कि 231 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 231 रुपया जब इंटरेस्ट लगेगा तो हमारा ये अमाउंट जो है, हमारा ये जो अमाउंट है वो बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है
तो इसमें हम 231 रुपया जोड़ेंगे दोस्तों। तो जब 231 रुपया जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 2500, 3 1 4 और 1, 2541 रुपया हमारा अमाउंट बढ़कर आ जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो है पेंडिंग अमाउंट है 2541 रुपया। अब 2541 रुपये में हमने दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया 1331 रुपये का। ठीक है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो पे किया हमने 1331 रुपये का पे किया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास जो है बैलेंस अमाउंट कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1210 रुपया हमको देना है, वो अगले इंस्टॉलमेंट में मेरा ख़त्म होगा। ठीक है, तो कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पर देखेंगे कि इस 1210 रुपया पे फिर अगले साल के लिए 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना लगेगा यहाँ पर इंटरेस्ट, 1/10, यानी कि 121 रुपया हमारा इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि इस 1210 में 121 जुड़ जाएगा तो हमारा कितना बन जाएगा, तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 1331। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1331 रुपया आपका अमाउंट बढ़कर हो जाएगा। इस अमाउंट, ये जो हमारा पिछला वाला जो अमाउंट बचा था, जो पेंडिंग अमाउंट था, पेंडिंग लोन था, इसको हमने यहाँ पर ख़त्म किया 1331 रुपये। यानी कि हमारा जो अगले साल के लिए बन रहा है वो 1331 का अमाउंट बन रहा है, और हमने फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया 1331 रुपये का, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा लोन जो है रफा दफा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 0 हो गया। तो आप देखिए कि हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है लास्ट वाला है ना, वो अमाउंट है पिछले साल का। ठीक है, और हमने जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिया, मान लेते हैं कि x दिया इंस्टॉलमेंट, तो जो इंस्टॉलमेंट है वही अमाउंट है लास्ट में। ठीक है, लास्ट ईयर के लिए जो अमाउंट है वही तो हमारा इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि दोनों बराबर है, ए भी बराबर है और हमारा इंस्टॉलमेंट भी बराबर है। तो जब लास्ट के केस में जाएंगे तो हमारा जो ए होगा और जो एक्स होगा, जो इंस्टॉलमेंट होगा, वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं तो इस कंसेप्ट का यूज हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि हमने आपको बताया कि जब भी इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं तो उसमें हम कुछ प्रिंसिपल पे करते हैं और कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1331 रुपया में हमने कुछ प्रिंसिपल पे किया, मान लेते हैं P1, और कुछ इंटरेस्ट पे किया I1। फिर जब हम दूसरा इंस्टॉलमेंट दिए तो उसमें से हमने कुछ लोन चुकाया P2, और कुछ हमने I2, यानी कि कुछ इंटरेस्ट हमने यहाँ पर चुकाया। ठीक है, और जब हम तीसरा इंस्टॉलमेंट हम पे करते थे, पे किए, तो यहाँ पर हमने कुछ चुकाया, हमारा जो लोन अमाउंट था, और कुछ हमने इस पर इंटरेस्ट चुका के अपने सारे लोन को रफा दफा कर दिया, हमने अपने सारे लोन को ख़त्म कर दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि हमने कितना लोन चुकाया, यहाँ पर हमने कितना लोन चुकाया, और यहाँ पर हमने कितना लोन चुकाया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं, तो ये सारे के सारे बातें आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना था कि रेट जो है हमारा 10% है। ठीक है, रेट जो है हमारा 10% है, और 3 साल में हमने पूरे के पूरे लोन को रफा दफा किया। यानी कि पहले साल में हमने इंस्टॉलमेंट दिया था 1331 का। ठीक है, दूसरे साल के अंत में भी हमने 1331 का इंस्टॉलमेंट दिया था, और तीसरे साल के अंत में भी हमने 1331 का इंस्टॉलमेंट दे के अपने लोन को ख़त्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास P है, टोटल अमाउंट जो है हमारे पास P है। ठीक है, तो हम जो कंसेप्ट अपनाते हैं, ठीक है, हम जो कंसेप्ट अपनाते हैं दोस्तों, रेशियो मेथड से किस्त के सवाल को हल करना, लेकिन उसके पीछे के बेसिक रीज़न को हम समझ नहीं पाते हैं कि हमने क्यों इंस्टॉलमेंट को इक्वेट किया और हमने प्रिंसिपल को क्यों इधर जोड़ा। इसको हमने जो प्रश्न में प्रिंसिपल दिया है उसके साथ इक्वेट करके हम किस्त की राशि निकाल लेते थे। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसके साथ हम कुछ अमाउंट P1 लोन अमाउंट और इंटरेस्ट, यहाँ भी हम P2 कुछ अमाउंट इसका पे करेंगे, और यहाँ भी हम I2 पे करेंगे, कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे,
और यहाँ पे कुछ लोन अमाउंट भी हम प्रिंसिपल पे करेंगे और यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो P है वो इसी तीनों का जोड़ है, P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि P के ही पार्ट से हम कुछ पार्ट जो है अगले इंस्टॉलमेंट में, कुछ पार्ट उसके अगले इंस्टॉलमेंट में और कुछ पार्ट उसके अगले इंस्टॉलमेंट में हमने पे किया। ठीक है, तो आप समझिए कि जब हम पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 1331 का, ठीक है, पहले साल में जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, यानी कि अगर हमने 10 का लोन लिया था तो एक साल में 1/10 से वो 11 बन जाएगा, अमाउंट 11 बन जाएगा। हमने जो लोन लिया था प्रिंसिपल, मान लेते हैं कि एक साल के लिए 10 था तो वो 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि P1 ये है P1, ठीक है, ये जो अमाउंट है P1, ठीक है। अब P2 में जाइए तो इस P2 को हमने पहले साल में पे नहीं किया, इस P1 को हमने एक साल में ही पे कर दिया। इसका मतलब है कि P1 पर एक साल का ही ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो 10 से 11 हो गया। इस P2 को हमने 2 साल के लिए होल्ड करके रखा। देखिए इस P2 को हमने यहाँ नहीं दिया, दूसरे साल में हम P2 को दे रहे हैं। इसी के पार्ट, इसी के प्रिंसिपल का जो पार्ट है P2, उसको हम दूसरे साल में दे रहे हैं, यानी कि दूसरे साल तक, मतलब 2 साल तक इसको होल्ड करके रखा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के नियम के अनुसार इसका जो फैक्टर होगा वो 100 का 121 हो जाएगा। अगर 10 रेट है, 10 से 11 हो रहा है तो 2 साल के लिए 100 से 121 बनेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा दूसरे साल के लिए P2 100 से ये 121 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस P3 पर फोकस करिए। ये जो P3 अमाउंट है हमने इसको 3 साल के लिए होल्ड करके रखा। तो भाई जब हम जितने भी अमाउंट को अपने पास रखेंगे तो उसके बदले में हमको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पहले ही अमाउंट दे देंगे तो उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने इस P3 को यहाँ ना देके सबसे लास्ट में दिया। इस P3 को हमने सबसे लास्ट में दिया। इसका मतलब है कि इस प्रिंसिपल का जो पार्ट है P3 उसको हमने 3 साल तक के लिए होल्ड करके रखा था, तो 3 साल तक के लिए इसको हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का क्यू से 11 का क्यू, यानी कि 1000 से ये हो जाएगा 1331। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आपको अगर बातें समझ में आ गई हैं तो आप जो है अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने P1, P2, P3 निकाल लिया और उस पर जो लगने वाला अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, सारे के सारे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि भैया ये जो अमाउंट, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, बराबर है। यहाँ पर देखिए कि ये जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि तीनों बराबर है ना, तो क्यों ना इसको 11 के बराबर कर दिया जाए, इसको भी 11 के बराबर कर दिया जाए। नहीं तो फिर ऐसा क्यों ना हो कि इसको 121 के बराबर कर दिया जाए, इसको भी 121, इसको भी 121 के बराबर कर दिया जाए। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब ये लास्ट में जो अमाउंट दिए हम ए, वही हमारा इंस्टॉलमेंट के बराबर था, क्योंकि इसी के बाद से हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो लोन है, वो ख़त्म हो गया। इसी 1331 को देने के बाद लास्ट में, तो लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है वही हमारा अमाउंट है पिछले वाले का। ठीक है, तो यही जो है लास्ट में बराबर है इंस्टॉलमेंट के, तो इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट बराबर होगा, यही अमाउंट होगा। तो जब यही इंस्टॉलमेंट है तो इसी के बराबर हमको इस दोनों को बनाना होगा। ठीक है, आप बातें समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 1331 है यही मेरा इंस्टॉलमेंट है। लास्ट में हमने आपको बताया कि लास्ट में जो अमाउंट बना था वही हमारा इंस्टॉलमेंट था, जिसको कि हमने दे के पूरे के पूरे लोन को ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर यही अमाउंट है, तो इसको हमको बराबर करना होगा। यहाँ पर देखिए कि इस केस में ये बराबर नहीं है, तो इसको हमको बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर इसको तो हमको 11 से गुना करना पड़ेगा और इसको हमको 121 से गुना करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हम गुना 121 करेंगे तो उसके रेशियो वाले टर्म में भी हमको 121 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 121 गुना, ये हो जाएगा 11 गुना, और ये हो जाएगा कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। तो आप कहेंगे कि इस प्रिंसिपल का हमको P1, P2 और P3 मिल गया। इसका मतलब ये तीनों का जोड़ ही हमने उधार लिया था।
है ना। इस तीनों का जोड़ ही हमने उधार लिया था। तो हमने उधार कितना लिया, तो 1210 प्लस 1100 प्लस 1000। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 1210 प्लस 1100 प्लस 1000, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो लोन अमाउंट है, आपने जो उधार ले रखा था 3310 रुपया, आपको निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं और इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया कि जो भी हम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट अगले साल जुड़ता है और उसमें से हम इंस्टॉलमेंट घटाते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर हमको फिर अगले साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा और फिर उसमें जो हमारा पेंडिंग अमाउंट बनेगा उसमें से हम जो इंस्टॉलमेंट देंगे तो फिर हमारा जो बैलेंस अमाउंट बनेगा फिर उस पर अगले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और उसके साथ इंटरेस्ट जुड़ेगा और लास्ट में हमने बताया कि ये जो है लास्ट वाला इंटरेस्ट अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंस्टॉलमेंट या बैंकिंग सिस्टम का इंस्टॉलमेंट ऐसे वर्क करता है। ठीक है। तो आपको बैंक में पहले ही दे दी जाती है कि इतना साल के लिए आपको इतना का इक्विवेलेंट किस्त जो है आपको भरना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि हमने 3310 रुपये का इंस्टॉलमेंट दिया और हमने ब्याज कितना का चुकाया। ठीक है। तो आप कहेंगे कि 1331 में से 1210 जाएगा तो कितना बनेगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1331 अमाउंट था, 1331 में से हमने 1210 का प्रिंसिपल चुकाया। ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट में। तो हमारे पास ब्याज कितना बना, 1 गया, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, और 13 में से 12 जाएगा 1, 121 रुपया का ब्याज हमने चुकाया। अब यहाँ से फिर से 1331 में हमने लोन अमाउंट था 1100 का। ठीक है, तो 1100 में हमने घटाया तो हमारे पास कितना बन गया, 231। ठीक है, और तीसरी बार में हमने पूरे के पूरे लोन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो 1331 में से 1000 जाएगा तो हमने तीसरे में कितना इंस्टॉलमेंट चुकाया, तो 331 का। ठीक है, तो हमने टोटल कितना इंटरेस्ट चुकाया, तो ये हो जाएगा 3 3 3 6 2 8 और 3 2 5 और 1 6, यानी कि 683 का हमने इंटरेस्ट चुकाया और ये प्रिंसिपल था और ये इंटरेस्ट था, यानी कि 3 साल के अंत में हमने टोटल इतना अमाउंट बैंक को दिया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम इसके अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जहां से हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि किस्त का जो फार्मूला होता है वो कैसे निकलता है। और कठिन से कठिन, अगर आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो कठिन से कठिन सवाल भी आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सवालों के जरिए कि कैसे उसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि हमने पी अमाउंट लोन लिया। ठीक है, और रेट था R% रेट था। ठीक है, तो दोस्तों जब पी अमाउंट लोन लिया तो हमने माना कि 2 साल के लिए हमको किस्त चुकाना है। ठीक है, पहले साल में इतना और दूसरे साल में इतना। तो अभी हमने बताया कि जब रेट R% हो तो पहला जो अमाउंट बनेगा हमारा कितना बनेगा, पहला अमाउंट मान लेते हैं कि P1, ये कितना बनेगा दोस्तों, P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, P इंटू 1 प्लस R/100, यही हमारा अमाउंट बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट जो हम यहाँ पर पे कर रहे हैं वो X है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है 2 साल के लिए। ठीक है, तो 2 साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो आप उसको जनरलाइज करके 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, nth ईयर के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप X निकालेंगे, यहाँ पर भी आप X निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बनेगा, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या बचेगा जिस पर कि हमको लोन चुकाना है, रिमेनिंग अमाउंट बनेगा हमारा P1 माइनस X। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा। अब इस पर हमको 10% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पर हमको फिर R% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा 2 साल के अंत में, है ना। अमाउंट क्या बनेगा 2 साल के अंत में, P2, है ना, मान लेते हैं P2 ही है ये। तो P2 हमारा क्या बनेगा,
सॉरी, ये P1 से कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम यहाँ पे A1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा A2, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा क्या बनेगा, तो ये बनेगा P1 माइनस एक्स, जो बैलेंस अमाउंट है उसका 1 प्लस आर बटा 100 है ना, उसका 1 प्लस आर बटा 100 बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब ये बैलेंस अमाउंट बना था, यही तो हमारा इंस्टॉलमेंट के बराबर था। अभी हमने आपको बताया कि जो लास्ट में हम अमाउंट हमारा होता है वही इंस्टॉलमेंट के बराबर होता है। तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो अब इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम फार्मूले की तह तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब x और x को एक तरफ कीजिए, तो इसको एक्सपेंड करिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, P1 इन प्लस P1R डिवाइडेड बाय, ये सॉरी A1 है, A1 माइनस एक्स, ठीक है। ठीक है, तो A1 प्लस A1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू एक्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप A1 को एक तरफ रखिए, 1 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा, बराबर एक्स को सारे एक्स को उधर ले जाए, एक्स प्लस एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से जाइए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि A1 का मान है हमारा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100, ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू 1 प्लस आर बटा 100 बराबर हो जाएगा ये x प्लस एक्स, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है। अब यहाँ से बराबर कीजिए कि P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स इंटू 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है। अब दोनों तरफ 1 प्लस आर स्क्वायर से भाग दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर प्लस एक्स बटा 1 प्लस आर बटा 100। ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये दोस्तों हो गया हमारा फॉर्मूला। यही फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं 2 साल के लिए। अगर आपको दिया जाए 3 साल के लिए तो क्या हो जाएगा, इसी को एक्सपेंड करेंगे 3 साल के लिए, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू एक्स बटा 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर Q प्लस एक्स बटा 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर 2 प्लस एक्स बटा 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है। ये 3 साल के लिए हो गया। तो 3 साल के लिए हो या फिर 2 साल के लिए हो या फिर 4 साल के लिए हो, सारे के सारे कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। इस कंसेप्ट से आपको, यानी कि बनाने का तरीका है कि P हमारा जो लोन अमाउंट है और जो इंस्टॉलमेंट है और जो रेट है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर 2 चीज़ें दी हुई है तो तीसरी चीज़ें हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है और ये फार्मूला जो है जनरलाइज्ड फार्मूला है, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं nth ईयर के लिए, ठीक है। इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ और उसी कंसेप्ट को हमने आपको बताया रेशियो फॉर्म में, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम दूसरे तरीके से भी समझेंगे प्रश्न के जरिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्रश्न दिया हुआ है कि एक धनराशि का भुगतान 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिसमें 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति होती है। तो उधार ली गई राशि क्या थी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास दिया हुआ है 17,640 रुपये और हमारे पास रेट दिया हुआ है 5%, यानी कि 5% कहने का मतलब है 1/20। और जब 1/20 होगा तो एक अमाउंट है P, 2 साल में हमको चुकता करना है, ठीक है। 2 वार्षिक किस्त में हमको चुकता करना है, यानी कि पहला ये जो P1 यहाँ पर पे होगा, पहला P1, इसको P1 और P2 में फ्रैक्शन कर लीजिए, यानी कि P1 को हम यहाँ पर पे करेंगे और इस P2 को यहाँ पर पे करेंगे, ठीक है। तो 20 की राशि 1 साल में कितनी हो जाएगी, 21, ठीक है।
और इस P2 वाली राशि जो है वो उसका फ्रैक्शन 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 400/441। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो है हमारा इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो हमने आपको बताया कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वही हम लास्ट अमाउंट होगा वही हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो इस 441 को हमको इसके बराबर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम 21 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको 21 गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो 21 दूनी 42 और ये 400। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 820 और ये बन जाएगा 441 का इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो अब 441 इक्विवेलेंट दिया हुआ है 17,640 दोस्तों। ठीक है। ये 4 बार में कट रहा है। ठीक है। 1 यूनिट का मान 40 हो गया तो 820 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32,800। यानी कि हमारा जो लोन अमाउंट हमने ले रखा था वो 32,800 का लोन अमाउंट हमने ले रखा था। तो हमने आपको अभी इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट बताया कि कैसे 20 का 21 होता है और क्यों हम इसको 441 के बराबर करते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से हम सवालों को हल करते हैं और यहाँ पर हमने इंस्टॉलमेंट में 441 के इंस्टॉलमेंट में हमने कुछ P1 पे किया और लास्ट में हमने P2 पे किया। P1 को हमने 1 साल के लिए होल्ड करके रखा था इसलिए 20 से 21 हुआ। इस P2 को हमने 2 साल के लिए होल्ड करके रखा था इसलिए ये 400 से 441 हुआ। यानी कि 400 का लोन हमारा 441 बना और यहाँ से हम इंस्टॉलमेंट को इक्वेट करेंगे जिससे कि हमारा टोटल P यहाँ पर निकल के आएगा। वो इक्विवेलेंट जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्विवेलेंट है 17,640 के, तो 820 का इक्विवेलेंट उसी रेशियो में हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है। अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, अब समझिए कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक आसान सा बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। चलिए हम इसे अब दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो सवाल दिया हुआ 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त हमको देनी है। तो आप यहाँ पर चलिए कि 17,640 रुपये की हमको 2 वार्षिक किस्त देनी है। तो मान लेते हैं कि ये अमाउंट हमने जो लोन लिया था वो P लिया था और 17,640 की 2 वार्षिक किस्त देनी है। एक किस्त हमने यहाँ पर पे किया और एक किस्त हमने यहाँ पर पे किया 17,640 की। ठीक है। और R जो है दोस्तों हमारा कितना है, R जो है हमारा 5% है। 5% बोले तो ये हो जाएगा 1/20। यहाँ R है और यहाँ भी 1/20 लगेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि P जो है, मान लेते हैं P का जो है 2 साल के लिए इक्विवेलेंट अमाउंट कितना होगा, 2 साल के लिए मान लेते हैं कि 17,640 हमने अभी नहीं दिया। 17,640 को हम इकट्ठे यहाँ पर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देंगे हम इकट्ठे क्योंकि हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं कि 2 साल का इक्विवेलेंट अमाउंट हमारा कितना बनेगा। तो इक्विवेलेंट अमाउंट 2 साल के लिए निकालेंगे तो वो हमारा अमाउंट होगा वो इकट्ठे हमको देना पड़ेगा R% के दर से। तो जब 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 20 है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप अमाउंट निकाल लीजिए, इसको छोड़िए, यहाँ से आप अमाउंट निकाल लीजिए 2 साल के लिए। तो कितना बनेगा, A बराबर P इंटू 1 + R/100। ठीक है। तो R कितना है दोस्तों, 1/20। ठीक है, का स्क्वायर 2 साल के लिए यही बनेगा। यानी कि P इंटू 21 का स्क्वायर यानी कि 441/400 बनेगा, 441/400। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिए कि 17,640 को हम यहाँ पर नहीं दे के यहाँ पर देंगे, इकट्ठे देंगे। ठीक है। क्योंकि 17,640 हमने 1 साल पहले ही दे दिया तो इस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट था वो बैंक हमसे नहीं लेगा। लेकिन अब हमारा है कि हम 17,640 को यहाँ ना दे के यहाँ पर देंगे, इकट्ठे पेमेंट करेंगे क्योंकि हमने जो 2 साल के लिए अमाउंट निकाला था वो भी तो इसके जोड़ के बराबर होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने 17,640 जो है लास्ट में पे किया था तो वो यहाँ पर रखेंगे, इस पर तो हमको इंटरेस्ट नहीं देना है। प्लस इस 17,640 को 1 साल पहले नहीं दे के हम 1 साल बाद दे रहे हैं। ठीक है।
तो इस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो भी हमको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले दिया था तो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा था। लेकिन जब हम 17,640 को यहाँ ना दे के लास्ट में दे रहे हैं तो इस पर हमको जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो भी हमको देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 17,640 गुना 1/20 है, तो ये बन जाएगा 21/20, 1 + 1/20। ठीक है, तो ये 21/20 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है P इंटू 441/400 ये 2 साल का इक्विवेलेंट टोटल अमाउंट है। तो यहाँ भी हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया टोटल। ठीक है, अब इससे हम P निकालेंगे कि P हमारा कितना बनेगा। ठीक है, तो P डायरेक्टली निकाल लीजिए कि 21 से काटिए 400, ये 21 काटिए, ये 21 बार में कट जाएगा और ये 21 कितना बार में कटेगा, पूरा का पूरा काटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इसको सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। 441/400। ठीक है, यहाँ पे आप 17,640 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 17,640 गुना 41/20, 20 + 1 41, और P गुना 441/400। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 441 को आप 4 बार में काटने की कोशिश कीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूनी 8, 8 8 चौका 32, यानी कि 32,800 रुपया हमने लोन लिया था। ठीक है, तो यही अमाउंट हमारा जो आंसर होगा वो 32,800 होगा, 2 नंबर का। तो इस कंसेप्ट को आप समझ पाए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में क्या था कि हमने 17,640 को यहाँ ना दे के यहाँ दिया, तो यहाँ देने के बाद हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया और 17,640 तो दिया ही, उस पर हमने ये जो अमाउंट है इसको लास्ट में दिया, तो इस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी हमने पे किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो है यहाँ से भी इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप फार्मूला, अभी फार्मूला हमने आपको रेशियो वाला मेथड बताया और इस तरीके से बताया, फार्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट है आप उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सारे सवालों को एक एक कर हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि एक आदमी 16,224 रुपये का नगद भुगतान करके एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, और अगले 2 वर्ष में बराबर राशि की 2 और वार्षिक किस्तों का भुगतान करने का वादा करता है। यदि ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो स्कूटर का नगद मूल्य क्या होगा। ठीक है, कैश प्राइस, कैश वैल्यू ऑफ द स्कूटर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कि एक आदमी जो है स्कूटर खरीदने गया, तो वो पहले ही 16,624 रुपया का नगद भुगतान कर दिया। ठीक है, तो 16,624 रुपया का नगद भुगतान कर दिया, तो अब इसी के बराबर 2 और वार्षिक किस्त वो दिया, 16,224 दिया और प्लस 16,224 का वो भुगतान किया। ठीक है, तो अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए कि दर जो है 4% है, मतलब 1/25 है, यहाँ भी 1/25 है, तो एक साल में ये 25 से 26 हो रहा है। ठीक है, और दूसरे साल का जो अमाउंट हमारा जो होगा वो कितना होगा, 625 से 676। ठीक है, चूँकि हमारा इंस्टॉलमेंट बराबर है, यहाँ वाला जो अमाउंट होगा वही इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा, तो 676 को इसको भी इक्वेट करना है, तो इसको भी हमको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 गुना 25 प्लस 625 प्लस 25, 650 प्लस 625, ये हो जाएगा 1275, और 676 हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और ये इंस्टॉलमेंट 676 इक्विवेलेंट है 16,224 के। ठीक है, तो कितनी बार में ये कटेगा, 13 से काटिए, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, 13 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 × 74 से, और फिर 13 चौका 52, 13 × 17 से, 13
छक्का 78 और ये हो जाएगा 24, यानी कि 24 बार में ये कट रहा है। यानी कि एक यूनिट का मान 24 है तो 1275 यूनिट का मान कितना होगा, 24 गुना करेंगे। ठीक है, तो 24 पंचे 120, 24 सती कितना हो जाएगा, 7 14, 168, 168, इधर हो गया 12, 68 और 12 कितना हो जाएगा 80, 24 दूनी 48 और 18 66 और 24 और 6 30, यानी कि 30,200 हमारा जो रेस्ट अमाउंट था उस पे हमने 16,224 का और 16,224 का 2 इंस्टॉलमेंट हमने दिया। तो यहाँ पर हमने 16,224 का पहले ही दे दिया था दोस्तों, तो इस पर तो हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमने पहले ही हमारा जो बैलेंस अमाउंट है उस पर हमको इंस्टॉलमेंट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा लगेगा। तो 30,200 तो हमने बाद में दिया और 16,224 जो हमने पहले ही दे दिया था। तो हमारा टोटल कैश वैल्यू कितना हो जाएगा स्कूटर का, तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 6 और 4, यानी कि 46,824 हमारा टोटल कैश वैल्यू ऑफ द स्कूटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इस अमाउंट को हमको यहाँ ना दे के यहाँ पर देना है। ठीक है, तो हमारा जो है मेथड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो 16,000 मान लेते हैं हमारा जो अमाउंट है, लोन अमाउंट है पी है, और 16,000 की 2 वार्षिक किस्त हमने दी 16,224, और यहाँ पर भी 16,224, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 4%, यानी कि 1/25। ठीक है, और यहाँ से भी 1/25। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 16,224 का एक इंस्टॉलमेंट दे चुका था। ठीक है, एक जो है इंस्टॉलमेंट हमने ऑलरेडी पे कर दिया था। तो जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है, मान लेते हैं वो रिमेनिंग अमाउंट जो है रिमेनिंग लोन जो है पेमेंट करने का वो पी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पी जो है 25 का अगर हम 16,224 को यहाँ ना दे के यहाँ देते, ठीक है, तो आप देखिए कि इस पी को 2 साल के लिए हमारे पास अमाउंट कितना बनता, तो आप बोलेंगे कि पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, यानी कि 1/25, 1/25 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है अमाउंट का। ये बराबर कितने होगा, ये 16,224 हमने दे दिया था, प्लस इस 16,224 को हमको यहाँ ना दे के यहाँ देना है ना, इकट्ठे देना है, तो इसको भी यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ देंगे तो इस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट वो भी हमको पे करना पड़ेगा, यानी कि 16,224 तो देना ही देना होगा, और उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि P इंटू 676/625 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 16,224 गुना 25 से 26/25, मतलब 51/25। ठीक है, अब इसको आप काटिए, तो ये 24 बार में कट रहा था, ये 24 हो जाएगा, ये 25 बार में खेल इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो P कितना निकल के आएगा, P बराबर 24 गुना 25 कितना होगा, 25 गुना 6 करेंगे तो 150 चौका 6,000 है ना, 600 और गुना 51 तो कितना बन जाएगा, 6 पंचे 30, 30,600। ठीक है, तो 30,600 हमारा यहाँ पर बचा हुआ अमाउंट था लोन का, और पहले ही हमने 16,224 दे दिया था, तो टोटल हमारे कितना हो जाएगा, 16,224 इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 2 8 6 और 4, यानी कि 46,824 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपने समझा कि कैसे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो 12,300 का है, 5% का फैक्टर क्या होगा, 1/20, 1/20 यानी कि 20 से 21 हो रहा है एक साल में, और फिर जो है 2 साल में कितना हो जाएगा, 400 से 441। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट अमाउंट है वही इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा, यहाँ भी 21 करना है और यहाँ भी 21 करना है, तो टोटल इधर 820 हो जाएगा। 441 का
कितना यूनिट फैक्टर बनेगा, तो 3 बार में। ठीक है, तो इसको भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। 300 से 3 दूनी 6, 8 तिया 24। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो होगा टोटल राशि जो है 12,300 की है। ठीक है, ये 820 बराबर हो जाएगा 12,300। ठीक है, ये कट जाएगा। अब 41 दूनी 82, 41 तिहाई, और ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 15, तो 441 यूनिट बराबर कितना होगा, यहाँ भी हमको 15 से करना पड़ेगा। 15 गुना 1 15, 15 चौका 60 और 1 61, 6 15 चौका 60 और 6 66, यानी कि 66 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 15 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने मेथड से इसको बताते हैं कि मान लेते हैं 12,300 रुपये का टोटल ऋण था, तो 2 साल में ये बढ़कर कितना हो जाएगा, है ना। 2 साल में ये बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 1/20 है, तो 21 यानी कि 441/400 यही होगा। ठीक है, हमने एक राशि पहले ही दी थी पहला इंस्टॉलमेंट में, प्लस दूसरा इंस्टॉलमेंट हमने दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक दिया था, यहाँ पे एक दिया था, तो हमको यहाँ इसको यहाँ ना दे के यहाँ देना है। ठीक है, तो इस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो भी हमको पे करना पड़ेगा, यानी कि x इंटू ये 1/20 है, तो ये हो जाएगा 21/20। 21/20, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12,300 गुना 441/400 बराबर हो जाएगा x इंटू 20 + 1 41/20। ठीक है दोस्तों, ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 41 गुना 3 बार में कट जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 2 खत्म, ये 15 बार में कट गया, तो हमारा जो मल्टीप्लाइंग आ गया x इक्वल टू वो हो गया 441 गुना 15, यानी कि 66 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 66 15 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो 2012 में इतना थी, तो वर्ष 2010 में इसकी आय थी। ये इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब है 20% का मतलब हो गया 1/5। ठीक है, तो ओरिजिनल 5 थी, तो अब ये 6 हो जा रही है। 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 2 साल में, ये हो जाएगा 36। अब कह रहा है कि 2012 में इसकी आय इतनी थी, यानी कि 36 की यूनिट दी हुई है, 26 64 000। तो 2010 में इसकी आय यानी 25 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो अब 6 से काटिए इसको, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको काटिए, 6 सती 42, 6 चौका 24, 74,000। ठीक है, और इसमें 74 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा वही हमारा 25 चौका 100 10, अब 25 गुना 7, 25 चौका 175 और 10 185। ठीक है, 185 और 3 शून्य यहाँ पर दे देंगे, यानी कि 18,50,000 रुपया, 18,50,000 इसका जो है 2010 में आय थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि श्री दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में क्रमशः 10% और 6% ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 रुपये थी, तो पोस्ट ऑफिस और बैंक में उनकी जमा राशि का क्या अंतर था। ये भी इंस्टॉलमेंट का नहीं है, फिर भी इसको देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम बताएंगे एलिगेशन मेथड से। यहाँ पर देखिए कि 3 लाख रुपए का है, तो 10% जो है डाकघर में जमा किया है और 6% बैंक में जमा किया। ये डी हो गया, ये बैंक हो गया, और टोटल हमारा मीन रेट परसेंट कितना है, टोटल मासिक ब्याज है 2,000, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24,000। 24,000, ठीक है, और यहाँ पे 3 लाख है, तो बटा में 3 लाख करेंगे, और ये 3 से गुना करेंगे समय, यहाँ पर मीन रेट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, P गुना
आर गुना टी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 100। तो रेट हमारा निकल के आ जाएगा, तो 3 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, यानी कि 5 शून्य खत्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी 3 लाख रुपए, 1 साल है, 1 साल समय जो है 1 साल ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 अठे 24। तो आर जो निकल के आ जाएगा वो 8% हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए कि 8 में से 6 जाएगा 2, और 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि रेशियो जो है हमारा 1:1 का है। इसका मतलब है कि डाकघर में और जो बैंक में जमा किया हुआ पैसा था वो हाफ हाफ था। ठीक है, तो उनकी जमा राशि का अंतर क्या होगा, तो जमा राशि का अंतर 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 6800 रुपये के लिए जिसे ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 12.5% है तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि हमने अगर 8 का लोन लिया है तो 1 साल में वो 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने 64 का लोन लिया है तो वो बन जाएगा 81। ठीक है, तो हमने लोन कितना लिया था, 6800 का लिया था। ठीक है, और हमको निकालना है प्रत्येक किस्त का मूल्य, तो वो जो प्रत्येक किस्त जो है वो बराबर है, दो है, दो समान है ना, बराबर, यानी कि लास्ट वाला जो अमाउंट है वही किस्त होगा। तो यहाँ पे हमको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ भी हमको बराबर करना पड़ेगा। तो 72 और 64 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 7 13 136, तो 136 गुना 68, 136 जो है इक्विवेलेंट है 6800 के बराबर। तो 17 से काटिए, 17 नमा 17 अठी है ना, 8 7 56, 8 5 13, और 17 चौका 68, 8 5 40, ये कटिंग फैक्टर आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 50 का। तो 81 गुना 50 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 4050, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने मेथड से देखते हैं। 6800 रुपया को हमको हमने लोन लिया था, तो 2 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, 81/64 ये अमाउंट। अब हमने 6800 रुपया में 2 समान वार्षिक किस्त दिया, यानी कि एक किस्त x दिया है ना, लास्ट वाला किस्त x दिया, और पहले वाले किस्त को भी हमने लास्ट में दिया, तो इस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है, 1/8, यानी कि ये हो जाएगा 9/8, यानी कि ये हो जाएगा 9/8, यानी कि 9/8 प्लस 8 प्लस 9/8 17x डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 17 चौका 68, 400, 8 8 64, और 8 पंछे 40। तो हमारा जो x निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 गुना 81, यानी कि 4050। हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4050। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2550 रुपये उधार लेता है, जिसे 2 साल के अंत तक 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस चुकाना है। तो 2 समान किस्त है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और ये हमने 2550 का उधार लिया। तो 2550 गुना 2 साल का इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 676/625 बराबर, ये हमने लास्ट में दिया था, इस पर इंटरेस्ट नहीं देना है, इसको भी हम लास्ट में दे रहे हैं, तो 1 साल के लिए इस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हो जाएगा 1/25 26/25, 26/25, और ये हो जाएगा 51x/25। ठीक है, अब काटिए, 51 पछे ये कट जाएगा 50 बार में, ये 25 गुना 25, ये 25 दूनी। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1352 रुपया हमारा जो इंस्टॉलमेंट की राशि होगी। आप इसे रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि एक व्यक्ति 3 साल के लिए 10% की दर से एक निश्चित राशि उधार लेता है, जिसका ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 7260 की राशि चुका दी, और तीसरे वर्ष के अंत में 13310 का भुगतान करके ऋण चुका दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि उधार ली गई राशि मान लेते हैं P है, और पहले साल नहीं, वो दूसरे साल 7260 का भुगतान किया। ठीक है, और फिर उसके अगले साल 13310 का भुगतान करके टोटल का टोटल ऋण चुका दिया।
और आर जो है दोस्तों 10% है, यानी कि 1/10 यहाँ भी लगेगा, 1/10 यहाँ भी लगेगा, 1/10 यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो आपको निकालना है पी, यानी कि लोन अमाउंट। ठीक है, तो 3 साल के लिए इकट्ठे आप निकाल लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि 3 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 11/10। 11 का क्यू कितना हो जाएगा, 1331/1000 बराबर। अब सोचिए कि हमने इस 7260 को पहले ही दे दिया था तो हमारा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा था इस पर, लेकिन हम इस 7260 को यहाँ ना दे के सबसे लास्ट में दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दे रहे हैं तो दोस्तों इस 7260 को हमने 1 साल के लिए होल्ड करके रखा, तो 1 साल का इंटरेस्ट इसमें जुड़ेगा ना, तो जुड़ के अमाउंट कितना बनेगा, 11/10, है ना। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे लास्ट में कितना हो जा रहा है, 13,310 अब प्लस 7260 का 11/10। अब दोस्तों यहाँ पर काटिए, ये 11 से कट जाएगा 121 बार में, और ये भी 121 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये शून्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1210 प्लस 726 कितना हो जाएगा, 6 3 1936। ठीक है, ये 0 हो जाएगा अब बट्टा 121। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी का मान। अब पी का मान है तो आप सोचिए कि कहाँ पे ये जाके अटक रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि 121 बार में इसको लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, एक इधर जो हो जाएगा 2 7 726, 6 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो 16,000 का अमाउंट हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये 16 बार में कट जाएगा, तो हमारा जो अमाउंट है हमने वो निकाल लिया है, वो 16,000 हो गया। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 वर्षों के लिए 10% की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 6634 रुपये की राशि चुकाई और तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 का भुगतान करके पूरा का पूरा ऋण चुका दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि समय जो है 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पी राशि उधार ली थी। ठीक है, तो 10% का 1331 हो जाएगा बटा 1000 बराबर ये 6634 को हमने दूसरे साल के अंत में पे किया, तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 पे किया। तो 13,200 प्लस इस 6634 को हम दूसरे वर्ष में ना देकर सबसे लास्ट में देंगे, तो इस 6634 तो हमको देना ही देना होगा, प्लस उस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 11/10। अब इसको हल कर लीजिए, 11 से ये 12 में कट जाएगा 1200। ठीक है, और ये हो जाएगा 121 बार में। ठीक है, अब यहाँ से पी कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 6634, ये 18,634, 1000 बटा 121। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे 11 बार में, 11 7 6 11 6 66, 11 9 99, ये 16,94,000, और ये 11 फिर से 11 से काटिए तो 11 11 55 11 44, यानी कि 15,400 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, 15,400 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे। एक न्यू स्लाइड लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि 3 वर्ष के अंत में, है ना, 3 वर्ष के अंत में है, तो रेशियो मेथड से थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ से पी है और ये दूसरे साल के अंत में और ये तीसरे साल के अंत में। ठीक है, तो तीसरे साल के अंत में हमने 13,200 दिया, 13,200 दिया। ठीक है, और दूसरे साल के अंत में 6634 हमने चुकाया, 6634। रेट परसेंट है यहाँ भी 10, 1/10, यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी 1/10। तो यहाँ पर देखिए, आप समझिए इसको, है ना, इस कंसेप्ट को समझिए कि जब हमने 6634 रुपया पे किया था तो उसमें हमारा जो है कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, बच गया होगा। ठीक है, और उस पर जो है अगले साल जो है रेट लगेगा, रेट परसेंट लगेगा, वो अमाउंट बन जाएगा। तो 1 साल के लिए जो है मान लेते हैं कि 10 रुपया हमारा रह गया था। ठीक है, तो बनेगा कितना अगले साल में, 11। ठीक है,
तो यही तो अमाउंट है। तो 11 का ये कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1200 से गुना करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 13,200। फिर इसमें भी हमको 12 से गुना करना पड़ेगा, 1200 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000, यानी कि यहाँ पर 12,000 अमाउंट है ना, 6600 देने के बाद बच गया था। 6600 देने के बाद हमारे पास जो है 12,000 अमाउंट बच गया था। तो टोटल पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर कितना था, ठीक है। तो ये आप कहेंगे कि ये 4, 3 है ना, 6 और 18,634 हमारा टोटल पेंडिंग अमाउंट था 2 साल के अंत में, ठीक है। तो 2 साल के अंत में जब 18,634 अमाउंट था, तो यहाँ पर देखिए कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा। तो ये जो अमाउंट यहाँ पर पी देना था 2 साल के अंत में, तो पी गुना 121/100 बराबर ये होना चाहिए 18,634 के, ठीक है। तो आप 11 से इसको काटेंगे, और अभी हमने 11 से काटा, तो 11 गुना 1, 11 चौका 66, 11 नंबर 99, 11 चौका 44, और ये हो जाएगा 11, 11 पचे 55, 11 चौका 44, और पी जो है हमारा निकल कर आ जाएगा 15,400, ठीक है दोस्तों। ये जो निकल कर आएगा हमारे पास 15,400, ये रेशियो मेथड से हमने आपको बताया। तो इसके पिछले वाला जो सवाल था वो भी हम रेशियो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि हमने एक लिया ब्लैंक स्लाइड, और हमारे पास सवाल है 3 साल के लिए, 7260 2 साल में, और 13,310 तीसरे साल में। तो यहाँ पर देखिए कि हमने पी लिया उधार, और दूसरे साल के अंत में हमने 7260 का पेमेंट किया, और तीसरे साल के अंत में हमने 13,310 का पेमेंट किया, ठीक है। और रेट परसेंट जो है हमारा दोस्तों दिया हुआ है 10%। तो रेट जो है 10% है, यानी कि ये 1/10 है, ये भी 1/10 होगा, और अगले साल के लिए भी 1/10% होगा, ठीक है। अब इसको हम रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, फिर से उसी तरह करेंगे कि जब हमने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे किया दूसरे साल के लिए, ठीक है, तो जो अमाउंट बच जाता था, जो हमारा प्रिंसिपल बच गया था, उस पर जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था, और लास्ट में ये अमाउंट हम पे करके सारा का सारा किस्सा ख़त्म कर देते थे। तो मान लेते हैं कि वो अमाउंट जो है यहाँ पर बच गया, तो मान लेते हैं कि वो 10 बना, और 10 से ये हो गया 11, ठीक है। तो जब 11 जो है अमाउंट है वही इंस्टॉलमेंट होता है। लास्ट में हमने आपको बताया था शुरू में ही कि जो अमाउंट है वही इंस्टॉलमेंट होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट के केस में, है ना। ये अमाउंट है हमारा, यही इतना ही हमने पे किया था। तो यहाँ पर देखिए कि ये कितना का फैक्टर है, 121 1210 का फैक्टर है। तो ये यहाँ पर कितना का फैक्टर बनेगा, 1210 गुना 10, यानी कि 12,100। तो 12,100 जो है अमाउंट यहाँ पर रह गया था, जिसको कि हमने 10% के इंटरेस्ट दे के 13,310 रुपया टोटल पे किया। 10% का इंटरेस्ट दिया था, तो 13,310 रुपया हुआ था, जिसको कि हमने लास्ट में पे कर दिया था। ये अमाउंट रह गया था, कब रहा था, जब हमने 7260 का इंस्टॉलमेंट दे दिया था। तो जब हमने 7260 का इंस्टॉलमेंट दे दिया था, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर पेंडिंग कितना बचा, 0, 6, 3, 19,360 रुपया बचा, ठीक है। तो आप देखिए कि 19,360 पी के 2 साल का अमाउंट है, तो पी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 121/100 बराबर 19,360। अब इसको काटिए, 11 11 11 चौका 66, तो 11 11 चौका 66, और पी का मान कितना आ जाएगा, 16,000, ठीक है। तो आपको हमने एक सवाल को बहुत तरीके से समझा के बताया, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से समझाया, रेशियो मेथड से बताया, ठीक है। और जो है बहुत तरीके से आपको बताया। तो आपको जो है आपका कंसेप्ट जो है अब तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और इस तरह से कठिन सवाल को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो इससे रिलेटेड सारे सवालों को आप थोड़े से प्रैक्टिस के जरिए बहुत ही कम समय में हल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमें बताएं। हम आपके प्रश्न को तुरंत ही हल करने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया है, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट हमारे मनोबल को बहुत ही आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।